हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करूंगा यूएस इकोनॉमी के बारे में। यानी कि ये जो यूएसए है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका पूरा इन्फ्लुएंस हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी में किस तरीके से होल्ड हो गया है। यूएसए के बारे में हम लोग कई बार करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं कि किस तरीके से यूएस इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड को अपने हैंड पे ली हुई है। चाहे मैं बात करूं रशिया या यूक्रेन वॉर की, या फिर मैं बात करूं अभी इजराइल और पैलेस्टीन वॉर का जो चल रहा है जिसमें यूएस का कितना बड़ा इंटरफेरेंस रहता है, या फिर मैं बात करूं अफगानिस्तान की जहां पे एक सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था उस आतंकवादी संगठन को किस तरीके से सपोर्ट करा था और अफगानिस्तान को किस तरीके से टेरर के रास्ते पे लिया गया था। तो ये जो यूएसए है इसका जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, उसका सबसे बड़ा रीजन है डॉलर। डॉलर एक ऐसी इकोनॉमी है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। इसको अगर सिंपल और एक आसान भाषा में कहूं कि जैसे इंडिया में इंडियन रुपीस चलता है तो वो कहीं भी एक्सेप्टेबल होता है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी शहर है, जितने भी गांव है, उसमें आप कहीं भी अगर आप 500, 1000, जैसे 1000 का तो नहीं, 500 या 2000 या 10 का, 20 का, 50 का नोट, 100 का नोट कहीं भी देंगे तो वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपको डॉलर चाहिए, इंडिया के बाहर अगर आप जाएंगे किसी भी कंट्री में, तो वहां पे एक्सेप्टेबल करेंसी जो होती है वो डॉलर होती है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं लंदन, या आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, या आप और किसी कंट्री में जा रहे हैं और जहां पे आपके इंडियन करेंसी वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप वहां पे डॉलर देंगे तो डॉलर इजीली एक्सेप्टेबल होता है। और ये इंडिया के लिए नहीं, ये हर एक कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल है। फिर चाहे मैं बात करूं ट्रेड की, फिर चाहे मैं बात करूं लोन के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग आईएमएफ से लोन लेते हैं, इंडियन मॉनेटरी फंड से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, तो उसकी भी पेमेंट हमारी डॉलर्स में ही होती है। फिर उसकी हमें रीपेमेंट भी हमें डॉलर्स में ही करनी होती है। ताकि मैं बात करूं या फिर अरब के कुओं की, जिनसे हमारा तेल मिल रहा है, जो हम लोग पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं, उसकी भी पेमेंट हम लोग डॉलर में करते हैं। यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट्स हमारी जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी हमारी, चाहे वो पेमेंट्स हम गिव करें या टेक करें, यानी कि सेंड करें या रिसीव करें, वो सारी की सारी पेमेंट्स हमारी डॉलर में होती है। तो इसलिए यूएस का इन्फ्लुएंस पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे है। पर क्या सिर्फ इतना कह देना आसान होगा? लेकिन इन पूरी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए कि यूएस को ही हमने डॉलर, यानी कि जो डॉलर है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने पूरे वर्ल्ड में क्यों बनाया, वो जानने के लिए आज हम इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूं। काफी रिसर्च और काफी सारी रीडिंग्स के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंफॉर्मेशन बहुत लार्ज थी, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती थी, तो मैं उतनी बड़ी वीडियो ना बना के क्रिस्प और एक शॉर्ट तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे गोल्ड, ऑयल और डॉलर का कैसे इंटरलिंक्ड होता है और कैसे डे टू डे में इनके प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी थोड़ी इसमें बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यूएस इकोनॉमी का ये जो डॉलर है वो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, और फिर कुछ इसके जो चैलेंजेस हैं। जैसे अभी करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इंडियन करेंसी को हम इंटरनेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं, तो मतलब उसके लिए एक एम लिया है हमारी देश की सरकार ने। तो वो होगा या कब होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन क्या है ये सारा सिनेरियो और किस तरीके से डॉलर काम कर रहा है, कहां से हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, तो चलिए मैं वो उसके बारे में आज बात करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज की जो रूट होती है, जड़ें होती है, वो हिस्ट्री से जुड़ी होती है। तो हम जाएंगे अभी पीछे एकदम हिस्ट्री में 1774 में, 18th सेंचुरी में। तो जब कॉलोनियल राज चल रहा था, ब्रिटिशर्स थे, आपको पता था ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से कितनी सारी कॉलोनीज को गुलाम बनाया हुआ था। अमेरिका भी उसमें से एक गुलाम था। ये बातें लोगों को थोड़ा कम पता होगी कि जो अमेरिका था वो काफी सालों तक गुलाम रहा था ब्रिटिशर्स के अंडर। तो करीब 1774 में इसको आजादी मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहां से जो एक स्टेप स्टार्ट होता है यूएसए का, वो बहुत इंटरेस्टिंग मोड है। क्या होता है कि जब इंसान, कहते हैं कि देखो दो तरह के सोसाइटी में लोग होते हैं, ये एक हमारी और आपकी आम भाषा में भी अगर इसको मैं कहूं, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने जीवन में काफी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से लोग अपने पारिवारिक तरीके से या किसी भी तरीके से, लड़ाई झगड़े के तरीके से, लोग अपनी लाइफ में, करियर में, ग्रोथ में पीछे रह जाते हैं। फिर जिंदगी में जब वो लोग उभरते हैं तो उन्हें एक मौका मिलता है, एक फोकस मिलता है। तो या तो वो अपने जीवन में उन्हीं पुरानी बातों को याद कर करके अपना जीवन व्यापन कर देते हैं, या फिर वो लोग इनिशिएट लेते हैं कि अब हमें लाइफ में ग्रोथ करना है। यूएसए भी उन्हीं में से एक था। जब यूएसए को आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसने अपने देश की इकोनॉमी को सबसे पावरफुल इकोनॉमी बनाने का विजन लिया था। किसी भी देश की पावरफुल इकोनॉमी प्लस उन्होंने सबसे बड़ा जो विजन लिया था, उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया था यूएसए ने कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को
और कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम देखें तो यूएसए के ही पूरी सारी जितनी भी कंट्रीज है कहीं ना कहीं अब हम गुलाम कहलाते हैं, क्योंकि हम सभी लोग डॉलर पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारे यूएस रिलेशंस हम लोग बिगाड़ नहीं सकते हैं, और अगर बिगाड़े, जैसे अगर मैं बात करूं इजराइल की, या फिर मैं बात करूं रशिया की, तो कहीं, या फिर मैं बात करूं चाइना की, इकोनॉमी उन लोगों की अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जो है बहुत ज्यादा डिसबैलेंस्ड है। तो हुआ क्या था कि बेसिकली उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी थी, जो डॉलर था, डॉलर तो आया नहीं था, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी का विजन देखा कि उसको स्ट्रांग किया जाएगा। किसी भी देश की इकोनॉमी तभी स्ट्रांग हो सकती है जब उस देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, तभी उसकी इकोनॉमी पावरफुल बन सकती है। फिर क्या होता है, उसके बाद आता है 1914, गोल्ड वाज द वर्ल्ड करेंसी। जैसे आज के समय में अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोड़ आया था, वर्ल्ड वॉर आया था 1914 में, आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 आया था, फिर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था। तो बेसिकली हुआ क्या था, यहीं से ये इस मोड़ की शुरुआत हुई थी। बेसिकली क्या था कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था पूरे वर्ल्ड में, 90s की बात है, जो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई थी, उस दौरान पूरे वर्ल्ड में जो गोल्ड था ना वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। जैसे आज डॉलर जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे मैंने अभी आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कुछ लोगों को चीजें समझ में नहीं आती। देखिए क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए, अगर मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो ना दोनों कंट्रीज की जो करेंसी होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जैसे बात करूं मैं इंडिया की और यूके की, तो यूके की जो करेंसी है वो यूरोज है, सॉरी पाउंड्स है, और इधर इंडिया की जो है वो रुपीज है। या फिर मैं बात करूं अपने चाइना की या फिर जापान की, या इंडिया की बात करूं तो जापान की येन है और इंडिया की रुपीज है। तो वो दोनों अपनी करेंसीज में एक्सचेंज नहीं कर सकते पेमेंट्स में, उनको एक्सचेंज करने के लिए डॉलर ही लगेगा। तो इसीलिए डॉलर हर एक पूरे हमारे देश में जितने भी 190 या 200 के अराउंड देश हैं, वो सारे लोग डॉलर ही एक्सेप्ट करते हैं, तो डॉलर में ही ट्रेड होता है। तो उस दौरान डॉलर में नहीं, गोल्ड कॉइन्स में ट्रेड हुआ करता था। यानी कि जब देश आजाद हुआ, यानी कि यूएसए आजाद हुआ, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटेन यहां वहां भिड़ रहा था, फ्रांस भिड़ रहा था, रशिया भिड़ रहा था, सोवियत यूनियन था, इंडिया वैसे ही गुलाम था। तो यहाँ पे क्या था, ट्रेडिंग तो चल ही रही थी ना, तो ट्रेडिंग जो चल रही थी उसमें जो यूएसए था वो गोल्ड कॉइन्स में ट्रेड कर रहा था। यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेडिंग हो रही थी, ट्रेडिंग तो बिजनेस तो चल ही रहा था ना, तो उसमें जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो डॉलर नहीं, वो गोल्ड था। और यहीं से यूएसए खेल गया, उसने सारा गोल्ड अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक प्रीशियस मेटल है। यानी कि गोल्ड जो है बहुत ही कम होता है, स्कार्स होता है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। उस जमाने में लोगों को नहीं पता था, और करीब पूरे वर्ल्ड का 75% गोल्ड जो है ना वो यूएसए ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद क्या होता है देखिए, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है कि जब ये सारी सिचुएशंस होती है और इसका बेनिफिट उठाता है, 75% गोल्ड जो है यूएसए अपने पास ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है ब्रिटेन्स वुड सिस्टम। ये क्या था, 44 कंट्रीज मिलती है। यानी कि जब देश आजाद होता है, लगभग 1947 में हमारा भी देश आजाद हो गया था, 1948 में इजराइल बना था। तो जब ये सारी कंट्रियां आजाद हो गई थी, ऑलमोस्ट कॉलोनियल रूल खत्म होता चला गया था, ब्रिटेन भी वापस चला गया था, थक हार गया था, वर्ल्ड वॉर 2 में उसकी पूरी कमर टूट गई थी। यहां से क्या होता है, यहां से ब्रिटेन्स वुड सिस्टम आता है। ये क्या था, इसमें क्या गया था कि अब क्या था, देखो अब इसको सिंपली समझ लीजिए। यूएस है, यूएस के पास पूरे वर्ल्ड का गोल्ड आ गया है, ऊपर से उसने डॉलर को अपनी करेंसी बना लिया है। उस दौरान स्पेनिश डॉलर बहुत ज्यादा चल रहा था, उसी को उसने एक्सेप्ट करा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मशहूर था। यानी कि क्या, स्पेनिश डॉलर। और फिर स्पेनिश डॉलर गिरता गया, यूएस का डॉलर चढ़ता गया। तो यूएस ने अपने डॉलर को मजबूत कर लिया था, इकोनॉमी को मजबूत करता जा रहा था। और आप खुद सोच के देखिए, आज की डेट में अगर कोई भी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड का गोल्ड अपने पास रख लेगी, तो उससे बड़ी पावरफुल कंट्री कौन सी होगी। तो वो वही करा यूएसए ने, और उसने यहां से अपनी पावर बना के मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड लेवल में डॉलर को डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद क्या होता है कि गोल्ड और डॉलर दोनों के प्राइसेस को एक साथ मैच करा दिया। यानी कि जो डॉलर और जो गुड्स, यानी कि गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो डॉलर के भी प्राइस बढ़ेंगे। इस तरीके से एक दूसरे को लिंक करा दिया गया, और डॉलर से लिंक करा दिया गया बाकी की वर्ल्ड की सारी करेंसीज को। और इसके बाद पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक यूएस का बहुत बड़ा रोल हो गया। तो यहां से आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जब सारी कंट्रियां आपस में लड़ने भिड़ने लग रही थी, तब यूएसए अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करता जा रहा था। उसके बाद क्या होता है देखिए, यहां से होता है, इसके बाद एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा जिम्बाब्वे की। अगर मैं बात करूं, जब जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन आया था ना, तो उस जिम्बाब्वे कंट्री ने फिर डॉलर को ही एक्सेप्ट करा था, क्योंकि उसकी खुद की करेंसी जो है डूब चुकी थी। यहां पे एक बात और बताना चाहूंगा,
वर्ल्ड लेवल की करेंसी हमेशा उसी को लिया जाता है जिसकी जो लोग जिस पे सबसे ज्यादा फेथ करते हैं, पता है कि उस कंट्री की करेंसी कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि उस जमाने में यूएस सबसे ज्यादा उभरता हुआ दिख रहा था और दूसरा गोल्ड रिजर्व उसके पास सबसे ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं यहीं पे यूएसए ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर लाया और आज तक यूएसए की जो डॉलर है इकोनॉमी में किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है हम लोग देख रहे हैं। तो ये मैंने बात करी हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद करीब 1971 में गोल्ड को भी रिमूव कर दिया गया और वहां के फेड कंट्रोल यानी कि वहां का जो आरबीआई था, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है वैसे वहां का सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करने लग गया और फिर अपने हिसाब से डॉलर को रेगुलेट करने लग गया। तो यहां से तो शुरुआत हुई डॉलर की इकोनॉमी में किस तरीके से चला। अब मैं बात करूंगा तो मैंने आपको गोल्ड और डॉलर के बारे में समझा दिया। अब आता हूं मैं अपने ऑयल रिवॉल्यूशन के बारे में। आप लोगों को पता है जो पेट्रोल है, जो ऑयल है, वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में रेगुलेट हो रहा है। आप लोगों को ये भी पता है कि ऑयल और पेट्रोल यानी डॉलर के जो दाम है, यानी कि अगर हम लोग अरब कंट्रीज से, क्योंकि अरब कंट्रीज ये जितनी भी यूनाइटेड एमिरेट जो है, यूएई हो गया, ईरान इराक है, तो ये जो जितनी भी गल्फ कंट्रीज है यहीं से ऑयल आता है। तो ये जो ऑयल हम लोग ले रहे हैं, इसको परचेज कर रहे हैं, इसके लिए हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉलर और तो बेसिकली क्या है ना कि जो डॉलर है दैट इज अवर ग्लोबल करेंसी। तो डॉलर क्या बन गया, हमारी ग्लोबल करेंसी बन गया। और अगर बात करूं ऑयल की तो वो हमारा ग्लोबल रिसोर्स बन गया। उसके बाद क्या होता है, ऑल डेवलप्ड कंट्रीज वाज टॉप कंज्यूमर एंड यूएसए वन ऑफ द टॉप कंज्यूमर। यहां पे एक बहुत अच्छी चीज होती है, दो बातों की बात करूंगा। एक तो यूएसए टॉप कंज्यूमर बन गया, साथ ही साथ टॉप एक्सपोर्टर भी बन गया। कि अगर मैं बात करूं कि देखिए क्या होता था ना कि ऑयल के दाम ना बढ़े, उसके लिए क्या करता था कि यूएसए क्या करता था, डॉलर को कंट्रोल करके रखता था। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंट्री है जो ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाएगा तो डॉलर के भी दाम बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, लोग कम परचेस करेंगे तो डॉलर कम मार्केट में निकलेगा, तो उसकी वजह से डॉलर की भी वैल्यू गिर सकती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डॉलर और ऑयल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डॉलर था वो ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करने लग गया। साथ ही साथ यूएसए ने यहाँ पे क्या गेम चेंजर करा, यूएसए ने सबसे ज्यादा टॉप कंज्यूमर था किसका, ऑयल का। ऑयल सबसे ज्यादा कंज्यूम करने लग गया, मास लेवल में इंपोर्ट भी करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सेटअप करा और साथ ही साथ फिर वो एक्सपोर्टर भी बन गया। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि किस तरीके से इंपोर्ट करा फिर एक्सपोर्ट भी करा। दरअसल क्या होता था कि कुछ तरीके का जो मिनरल ऑयल है जो उसकी खुद की कंट्री में भी निकलता था, तो मोस्ट ऑफ द ऑयल को क्या किया है, ज्यादातर उसने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू करा। कि 2021 की बात करूं, जैसे 2021 की एक रिपोर्ट है, 2021 यानी 2020 में कोविड आया था, सारी इंडस्ट्रीज थी, लॉकडाउन था, तो ऑयल की कंजप्शन कम हो गई थी। तो ऑयल की कंजप्शन कम हुई है तो यूएसए ने उसको एक्सपोर्ट करना, स्टोर करके उसको एक्सपोर्ट करना शुरू करा। और सऊदी में 11% के अराउंड ऑयल एक्सपोर्ट हुआ था और यूएसए ने उसको 20% के अराउंड एक्सपोर्ट करा। तो इसीलिए जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, सो डॉलर कंट्रोल द ऑयल प्राइसेस, और इस तरीके से डॉलर जो है ऑयल के प्राइसेस को भी कंट्रोल करता है। और इसी के चलते हुए पूरा वर्ल्ड जो है वो डॉलर पे किस तरीके से डिपेंडेंट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी कि डॉलर का किस तरीके से पूरे वर्ल्ड पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया। अब मैं बात करूं अगर थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में, कि इंडिया में किस तरीके से हम लोगों को डॉलर से फायदा हो रहा है या हम लोग किस तरीके से डॉलर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। मैं सीधा ना कहूं, एक बहुत ईजी और आसान भाषा में कहूं कि हम लोग कितनी सारी चीजें ऐसे हैं। अगर मैं बात करूं अमेजॉन कंपनी की, अगर मैं बात करूं यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे जितना भी पैसा है वो सारा डॉलर में पेमेंट्स होती है। तो हमारा कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस हो गया, हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं डॉलर पे। डॉलर गिरेगा तो उसका कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा पूरी की पूरी इकोनॉमी में। अब यहाँ पे देखिए जैसे डॉलर किस तरीके से बेनिफिशियल होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए क्या होता है कि डॉलर जो है, जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि अगर इंडियन करेंसी में 70 रुपए का एक छोटा टॉय मिलता है और 80 रुपए का एक बड़ा टॉय मिलता है। अगर मान लीजिए डॉलर की कीमत है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉलर की कीमत है, $1 की कीमत है 70 रुपए, तो यानी कि ये एक टॉय 70 रुपए का आ जाएगा। अब मान लीजिए डॉलर की कीमत जो है, $1 की कीमत बढ़ के 80 रुपए हो गई, तो जब इस डॉलर की कीमत 80 रुपए बढ़ गई तो वो 70 की जगह 80 रुपए वाला टॉय बिकने लगेगा। इंडिया में लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सस्ती चीजों को प्रेफर करते हैं। तो ये सस्ती चीज है, ये 70 रुपए का जो टॉय था इसको ना खरीद के जितना भी एक्सपोर्ट होगा वो बड़े में होगा। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जब डॉलर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में फायदा होता है लेकिन इंपोर्ट में लॉस होता है। अगर हम लोग कोई चीज इंपोर्ट करेंगे, मान लीजिए किसी चीज का दाम जो है वो डॉलर में करीब है $10,
तो अगर $10 उस चीज का दाम है और वो 10 से हो गया $15, तो वो चीज हमें महंगी नहीं पड़ जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से कि डॉलर का जो प्राइस था जब वो बढ़ा तो इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये डॉलर वर्कआउट करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो हम लोग कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग हो गई, यूट्यूब चैनल्स हो गए, इन सारी चीजों में, और इंडिया हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ये थोड़ा सा समझा देता हूं। हम लोग देखिए, एक तो हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे एक्सपोर्ट करना हमारा इंपोर्ट से ज्यादा होता है तो हम ट्रेड सरप्लस में आ जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा चीजों को बेच रहे हैं ना। ज्यादा बेचेंगे तो हम डॉलर ज्यादा ले रहे हैं। अगर हम ज्यादा बेच के $100 कमा रहे हैं एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट करके हम लोग $50 स्पेंड कर रहे हैं, तो सीधा हमें $50 का फायदा होगा। लेकिन हम डॉलर ही $50 हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और $100 इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी 100 रुपए दे रहे हैं और 50 कमा रहे हैं, तो 50 का हमें क्या है, नुकसान हो गया। तो इसलिए हम ट्रेड डेफिशिएट, तो इंडिया इज अ ट्रेड डेफिशिएट इकोनॉमी, तो हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने आपको बताया किस तरीके से हाउ बेनिफिशियल फॉर अस। अब लास्ट में आता है हमारा जो मेन इस टॉपिक का थीम है जो हम पढ़ने जा रहे थे, वो है हमारा हाउ जियोपॉलिटिकल टूल, यानी कि जो हमारा ये जो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल टूल है, यानी कि किस तरीके से डॉलर ने एक पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स यानी कि पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में कैसे अपना होल्ड बनाया और किस तरीके से वो चीजों को इन्फ्लुएंस करती रहती है। यहाँ पे एक वर्ड आता है सैंक्शंस ऑन मल्टीपल कंट्रीज इफ क्लैशेस राइज। जब भी यूएसए का किसी भी कंट्री के साथ किसी भी तरीके का क्लैश देखने को मिलता है, यानी किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री के साथ, जैसे मैं बात करूं रशिया की, रशिया का और यूएसए का हमेशा एक क्लैश देखने को मिलता है। कोविड के दौरान चाइना और इंडिया का तो रहा ही रहा था, यूएसए और चाइना का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, मतलब क्लैशेस देखने को मिल रहा था। इसराइल के साथ अभी करंटली चल रहा है, तो वो किस में इंटरफेरेंस कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी रहा। तो ये जितनी भी कंट्रीज के साथ रहा, इसके अलावा अगर मैं यूक्रेन और रशिया की बात करूं तो उसमें भी ये सेम चीजें देखने को मिली थी। तो ये जितनी भी चीजें जब इस तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं तो अमेरिका क्या करता है, उसका किसी भी कंट्री के साथ इंफ्लुएंस होता है तो वो उन पर सैंक्शंस लगा देता है, यानी कि उस कंट्री का, जिस भी कंट्री के साथ उसका इशू होता है, जिस भी कंट्री, उस कंट्री का जितनी भी कंट्रीज के साथ ट्रेड चल रहा होता है तो वो डॉलर में पेमेंट्स होती है तो उन पे वो सैंक्शंस लगा देता है। तो सैंक्शंस क्या होता है, बेसिकली उन पर रोक लगा देता है उनकी ट्रेडिंग पे, कि उन कंट्रीज के साथ बाकी ट्रेडिंग नहीं करेगी। अब जो बाकी कंट्रीज है वो किसकी सुनेगी, वो यूएसए की सुनेगी। उनको पता है कि यूएसए हमारा बाप दादा है, बाप दादा की सुननी पड़ेगी, क्योंकि डिपेंडेंट हो गए हम लोग डॉलर पे। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है यूएसए का, कहीं ना कहीं मोनोपोली को मैनिपुलेट करता है। और इसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है चाइना। चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है कि चाइना देख रहा है कि यूएसए किस तरीके से अपनी मोनोपोलीज को लेकर आ रहा है। अब जैसे अगर बात करूं मैं अमेरिका की, जैसे मैं बात करें मेटा की, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारी की सारी कंपनीज कहाँ की है, अमेरिका की है। लेकिन चाइना इसमें बहुत बड़ा गेम चेंजर है, उसने इन सारी एप्स को अपनी कंट्रीज में आने नहीं दिया और अपनी खुद की एप्स को डेवलप कर लिया है। तो हम लोग देख रहे हो कि इसमें मैंने पॉइंट वैसे लिखा भी नहीं, ये यूट्यूब हो गया, उसके अलावा गूगल हो गया, या फिर हमारा फेसबुक हो गया, या इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी पे हम लोग आज के जमाने में डिपेंडेंट हो गए। लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने अपने खुद के फेसबुक, खुद के इंस्टाग्राम और खुद के गूगल अकाउंट्स बना दिए हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना आने वाले समय में दिख रहा है कि वो यूएसए की इकोनॉमी को किस तरीके से चेंज करेगा। हो सकता है वो अपनी इकोनॉमी को लेकर आए, क्योंकि चाइना की भी इकोनॉमी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग इकोनॉमी। अगर यूएस के बाद बात करें तो चाइना इज द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी, और चाइना के बाद ऑलमोस्ट इंडिया भी कहीं ना कहीं स्टैंड करता है। इसलिए इंडिया भी आज के समय में लग रहा है कि किसी तरीके से रूपी को, जैसे बात करूं मैं रशिया की, चाइना की, जापान की और इंडिया की, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो लगी हुई हैं कि अपने देश की इकोनॉमी को, करेंसी को किसी तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल की करेंसी में तब्दील कर दिया जाए। और चाइना का यही इन्फ्लुएंस है कि किस तरीके से, इसीलिए उसका चाइना का और यूएसए का एक 36 का आंकड़ा हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को बात करी है डॉलर की और किस तरीके से यूएसए का एक इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सजेशन के लिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई यूपीएससी की बुक परचेज नहीं करी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां जाके आपको सारी बुक्स के लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक कीजिए। आपको अमेजोन से अपने लिए बुक्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर कोई और पब्लिशर की बुक हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।